हेलो एवरीवन, क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले इस चैप्टर का 3 और लेक्चर्स आ चुके हैं। हम पिछले लेक्चर यानी थर्ड लेक्चर में हमने स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इंगेशन के बारे में पढ़ा था। फिर लास्ट में डाइजेशन का डेफिनेशन डिटेल में पढ़ा हुआ था। फिर वहाँ पे मैंने बताया था कि डाइजेशन जो है वो हमारे बॉडी में माउथ से ही स्टार्ट होता है और अलग अलग पार्ट्स में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। सो आज पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर माउथ। फिर अगला टॉपिक होगा डाइजेशन इन आवर स्टोमक। फिर उसके बाद होगा डाइजेशन इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। इन 3 टॉपिक्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। सो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब आपको डाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि आप इस चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि घर बैठे क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट्स का पढ़ाई अच्छे से करें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और समझाने के साथ साथ यहाँ पे जिन जिन बातों को लिखा जाता है वो सारे चीज़ों को आप नोट करते जाएं अपने कॉपी में, ताकि आपके पास एक बेहतर नोट्स भी तैयार हो जाए और वो नोट्स आपको एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर माउथ। जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन हमारा माउथ से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। वहाँ पे जो लास्ट में हमने डाइजेशन जहाँ पे ख़त्म किया था उसी के बाद से इसको कंटिन्यू करना है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, पहले वहाँ पर जाकर उस लेक्चर को देख लें, ठीक है। आपको ये जो कंटिन्यू करना है, ठीक उसके बाद से कंटिन्यू करना है। वहाँ पे डाइजेशन हेडिंग के अंदर ही सबसे पहला है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर माउथ। हमारे माउथ में से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो माउथ में सब कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का डाइजेशन शुरू होता है। तो होता क्या है कि वो यहाँ पे हम इसको एक सिंबॉलिक या इक्वेशन फॉर्म में लिखे हुए हैं और उसी को यहाँ पे हम वर्ड्स में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है। फिर इस पे कौन सा टाइलिन एंजाइम या फिर सैलिवरी एमाइलेज, ये एंजाइम का नाम है। दोनों एक ही है, टाइलिन एंजाइम या फिर सैलिवरी एमाइलेज, जिसको हम कॉमन भाषा में सैलिवा या लार बोलते हैं, ठीक है। उसके हेल्प से कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में ही माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड हमारे माउथ में शुरू हो जाता है और सबसे पहले माउथ में हमारा डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च का, ठीक है। और स्टार्च जो है वो टाइलिन एंजाइम या फिर सैलिवरी एमाइलेज, जिसको हम सैलिवा या फिर लार बोलते हैं, उसके हेल्प से वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में हमारे माउथ में ही। इसी को हमें यहाँ पे शब्दों में लिखा हुआ है, स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू माल्टोज विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम। यहाँ पे पी साइलेंट होता है, पिटाइलिन नहीं, केवल टाइलिन, पी यहाँ पे साइलेंट होता है। टाइलिन एंजाइम इन आवर माउथ, मतलब हमारे माउथ में ही जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है उस विद द हेल्प ऑफ टाइलिन एंजाइम और सैलिवरी एमाइलेज। अब हम आगे देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टोमक। तो यदि हम डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक की बात करें तो सबसे पहले हम स्टोमक के बारे में समझेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन आवर स्टोमक, ठीक है। हमारे स्टोमक में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं और तीनों प्रकार के सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग रोल होता है डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टोमक, ठीक है। सबसे पहला सेल होता है वो होता है म्यूकस सेल, दूसरा होता है ऑक्जेंटिक सेल, तीसरा होता है पेप्सिनोजेन सेल, ठीक है। इन तीनों सेल्स का हमारे स्टोमक में डाइजेशन प्रोसेस में अलग अलग रोल होता है। जैसे कि इसको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक यहाँ पे ओवरव्यू लेते हैं। म्यूकस सेल से म्यूकस सेक्रेट होता है, ठीक है। वो म्यूकस जो होता है वो हमारे स्टोमक के लेयर को HCl के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है।
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आपने कभी लैब अपने स्कूल में गए होंगे वहाँ पे सुना होगा कि काफ़ी डेंजरस होता है, अगर वो कहीं बाहरी सतह पर पड़ जाए तो वो जला देता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वही HCl हमारे पेट के अंदर कैसे है और हमारा पेट कभी जलता नहीं है? तो उसके पीछे का कारण यही है कि म्यूकस सेल जो है स्टोमक का, वो म्यूकस सेक्रेट करता है, ठीक है। वह म्यूकस हमारे जो स्टोमक है उसको HCl के हार्मफुल इफेक्ट यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है, ठीक है। अगला है हमारा ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम तो कभी पिए नहीं, तो फिर पेट में आया कैसे, ठीक है। सो एक्चुअली में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में बनता है वो इसी ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा ही बनता है, ठीक है। इसी से सेक्रेट होता है, ठीक है। फिर हम उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन को पढ़ेंगे। जो थर्ड टाइप का सेल हमारे स्टोमक में है वो है पेप्सिनोजेन सेल। इस सेल का काम है कि यह सेल पेप्सिनोजेन एंजाइम को सेक्रेट करता है, ठीक है। वह पेप्सिनोजेन एंजाइम जब सेक्रेट होता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सेक्रेट होता है उसके बाद वो जैसे ही वो आता है HCl के कांटेक्ट में वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, और उस एक्टिव फॉर्म को उसको बोलते हैं पेप्सिन एंजाइम। यानी सेक्रेट हुआ पेप्सिनोजेन के फॉर्म में और वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl, और इसका काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेल का हम फंक्शन देखते हैं। सो हमारे स्टोमक का जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल है जिसका नाम म्यूकस सेल है, वह सेल म्यूकस को सेक्रेट करता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट सेक्रेट्स म्यूकस। म्यूकस सेल म्यूकस को सेक्रेट करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ स्टोमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl। जो हमारे पेट में HCl होता है उसके हार्मफुल इफेक्ट से यही HCl बचाता है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, ठीक है। सो म्यूकस बेसिकली जिस तरह एक वायली टाइप होता है, जिस तरह आप यदि फ्रॉग को हाथ से ऐसे पकड़ेंगे तो हमारे हाथ से ऐसे निकल जाएगा, स्लिप कर जाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि उसके भी आउटर बॉडी पे, आउटर सरफेस पर, बॉडी के आउटर सरफेस पर म्यूकस यानी तैलीय प्रकार का एक चीज़ होता है, उसी को हम म्यूकस बोलते हैं, और उसी के कारण उसका बॉडी सॉफ्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे पेट में भी म्यूकस पाया जाता है, स्टोमक में भी म्यूकस पाया जाता है, जो कि HCl से हमारे HCl के हार्मफुल इफेक्ट को, जो कि HCl के हार्मफुल इफेक्ट से हमारे स्टोमक को बचाता है, ठीक है। ये हो गया म्यूकस सेल का फंक्शन। अब हम देखेंगे ऑक्जेंटिक सेल के बारे में। सो स्टोमक का सेकेंड टाइप ऑफ सेल यानी ऑक्जेंटिक सेल की बात करें तो इसका मेन फंक्शन है कि ऑक्जेंटिक सेल सेक्रेट्स HCl। ऑक्जेंटिक सेल से HCl का सेक्रेशन होता है। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में HCl पाया जाता है, लेकिन वो हम तो कहीं से पीते नहीं HCl, तो फिर जाता कहाँ से? तो इसी ऑक्जेंटिक सेल से हमारे बॉडी में HCl आता है, ठीक है। अब HCl तो आया हमारे बॉडी में, फिर HCl का काम क्या है? HCl इतना हार्ड एसिड है, अगर वो बाहरी सतह पर कहीं भी स्किन पर अगर पड़ जाए तो इतना दूर जला देगा, लेकिन फिर हमारे स्टोमक जो कि उतना सॉफ्ट है वहाँ पे इसका क्या ज़रूरत है? सो HCl का जो यहाँ पे फंक्शंस जो लिखे हुए हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। फंक्शन ऑफ HCl इन डाइजेशन, ठीक है, इस तरह करके बार बार पूछा जाता है। सो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे भी, ठीक है। HCl का यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमारे स्टोमक में फर्स्ट फंक्शन है, इट मेक्स एसिडिक मीडियम ऑफ फूड फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम इन स्टोमक। इसका पहला फंक्शन है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करे, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्यों? क्योंकि अभी हम थोड़ा देर पहले ओवरव्यू में बताया था कि जो थर्ड टाइप ऑफ सेल होता है वहाँ से यानी थर्ड टाइप ऑफ सेल यानी पेप्सिनोजेन सेल से पेप्सिनोजेन एंजाइम निकलता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और इसी HCl के मदद से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको हम पेप्सिन एंजाइम बोलते हैं। यही पेप्सिन एंजाइम बोलते हैं, और ये पेप्सिन एंजाइम हमारे स्टोमक में प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। So that's why here it is written that it makes the acidic medium of food for the proper functioning of pepsin enzyme। अगर HCl नहीं रहेगा तो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में नहीं कन्वर्ट होगा, और जब ये पेप्सिन में नहीं कन्वर्ट होगा तो हमारे
स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन सही से नहीं होगा। सो पहला फंक्शन समझ में आया। दूसरा फंक्शन है कि दूसरा फंक्शन है कि इट कन्वर्ट्स हार्ड फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस इनटू सॉफ्ट फॉर्म। कई बार हम खाना खाते हैं, अगर छोटा सा एग्जांपल है, कई बार आप मछली खाते समय कांटा भी खा जाते हैं, तो वो कांटा नीचे अब जब हमारे पेट में जाता है तो क्यों नहीं हमारे वो जो स्टोमक का लेयर है उसमें क्यों नहीं हिलता है, वो तो उतना सॉफ्ट होता है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे ही वो हमारे स्टोमक में गिरेगा फूड पाइप के थ्रू, तुरंत वो HCl के कांटेक्ट में आते ही वो सॉफ्ट फॉर्म में हो जाएगा, इसलिए उसका हमारे स्टोमक पे कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखता है। सो अगली बार से यदि आप कांटा गलती से खा भी जाते हैं, ध्यान रहे भले ही गर्दन से अंदर चला जाए तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है, जैसे ही अंदर जाएगा वो सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। और उसके अलावा कई बार हम हार्ड चीज़ें खाते हैं, जैसे कोई हमारा हो गया ड्राई फ्रूट, जैसे काजू या फिर कोई इस प्रकार का और भी ड्राई चीज़ें जितने भी हम खाते हैं वो भी तो हार्ड होता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है तो HCl के कांटेक्ट में आते ही सॉफ्ट हो जाते हैं। थर्ड फंक्शन है इट किल्स हार्मफुल जर्म्स। जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने के साथ कई बार जर्म्स भी चला जाता है हमारे खाने में, ठीक है। हम खाना ऐसे ही बाहर खुला छोड़ दिए, फिर उस पर जर्म्स बैठ गया, फिर उसको हम खाए, वो जर्म्स हमारे पेट में चला गया, तो जैसे ही वो हमारे स्टोमक में जाता है वहाँ पे HCl के कांटेक्ट में आता है, HCl उन हार्मफुल जर्म्स को मार देता है। इस तरह से वो HCl हमको हार्मफुल जर्म्स के इफ़ेक्ट से भी बचाता है, यानी डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स के इफ़ेक्ट से भी बचाता है। चौथा फंक्शन है इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम स्पॉयलेज। सो HCl का सबसे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो खाना को सड़ने से बचाता है। जैसे कि यदि अगर हम अपने घर या स्कूल में टिफ़िन लेकर जाते हैं, ठीक है, और टिफ़िन में खाना रख के बंद कर देते हैं, गलती से हम लंच में खेलने में व्यस्त हो गए और खाना खाए नहीं, ठीक है, और जैसे ही घर आकर ऐसे ही उस टिफ़िन को खोलते हैं तो बहुत ही बदबू वहाँ से आती है, तो क्या होता है वो खाना जो होता है वो एक्सपायर हो चुका होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो खाना 5 से 6 घंटे के टिफ़िन के अंदर रहता है तो वो सड़ जा रहा है, एक्सपायर हो जा रहा है, तो जो खाना हमारे पेट में रह रहा है फिर वो भी तो एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो लेकिन यही HCl जो है वो उस खाने को एक्सपायलेज से बचा लेता है, ठीक है। और इसका जो एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है इट कन्वर्ट्स द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन एंजाइम इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। जो पेप्सिनोजेन सेल होता है उससे ये एंजाइम सेक्रेट होता है, लेकिन वो एंजाइम जब सेक्रेट होता है तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है और HCl के कांटेक्ट में आता है तो वो एक्टिव फॉर्म में यानी पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। सो इस प्रकार ये भी HCl का इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो HCl का जो ये चारों पांचों फंक्शन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार इसको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि HCl का हमारे बॉडी में क्या रोल होता है, ठीक है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम स्टोमक का जो थर्ड टाइप ऑफ सेल है जिसका नाम है पेप्सिनोजेन, उसके बारे में पढ़ेंगे। इट सेक्रेट्स पेप्सिनोजेन एंजाइम, ठीक है, नाम है पेप्सिनोजेन सेल और उससे सेक्रेट होता है पेप्सिनोजेन एंजाइम। इसके बारे में हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है HCl में भी और उससे पहले ओवरव्यू में भी, ठीक है। फिर से यहाँ पे बता रहे हैं पेप्सिनोजेन कन्वर्ट्स इनटू पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl। पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, लेकिन HCl के हेल्प से वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है जो कि एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन का फंक्शन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी चीज़ अगर हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं अगर वो कहीं आगे मिल रहा है, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ हम पीछे पढ़े हुए फिर वो टर्म हमको आगे मिल रहा है तो वहाँ पे जैसे ही आगे मिले उसको अगर आप फिर से हम पीछे के रिलेशन में डिस्कस कर लेंगे तो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, और कोई भी चीज़ जितना बार रिपीट होगा उतना ही ज़्यादा इंटरलिंक होगा और हमको
समझ में आएगा और उसको याद करने के लिए बार बार हमको मशक्क़त नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं भी इसी थ्योरी पे पढ़ाता हूँ कि जो भी चीज़ें अगर पीछे का आगे आता है तो फिर से मैं उसको इंटरलिंक करके डिस्कस करता हूँ, ताकि हमेशा दिमाग में वो चीज़ें बनी रहें, ठीक है। उसको याद करने के लिए ज़्यादा मशक्क़त का ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। इसलिए आपको बोर नहीं होना है, बल्कि उसको अच्छे ढंग से समझना है, ठीक है। अब तक हमने डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर माउथ पढ़ा, फिर उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो यहाँ पर एक स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा पोर्शन का फिगर बना हुआ है, रफ फिगर, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका जो इनर सरफेस होता है उसमें इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है, इसको हम विलाई बोलते हैं, ठीक है, VILLIA, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और वो जो बढ़ा हुआ सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है, ठीक है। चूँकि पहले एक नॉर्मल था, ठीक है, अब इसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ गया, तो अब यहाँ पे इस सब सरफेस पे भी एब्जॉर्प्शन होगा। अगर ये नहीं होता तो केवल इस सरफेस पे एब्जॉर्प्शन होता, लेकिन अब यहाँ पे जो बाहर जो सरफेस एरिया वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होगा। सो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होता है वो इसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है, और इसके कारण मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, ठीक है। सो अब हम उसको रिटन फॉर्म में लिखते हैं। सो इस प्रकार डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्स्ट पॉइंट है, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन और उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब कंप्लीट डाइजेशन किस लिए होता है, क्यों होता है, उसका कारण यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इंक्रीजेज द इनर सरफेस एरिया। अभी मैंने डायग्रामेटिकली बताया था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बारे में। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इंक्रीजेज द इनर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सो दैट मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इज कॉल्ड विलाई। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसा कि आप अभी फिगर में देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलाई बोलते हैं, और वो विलाई मैक्सिमम डाइजेशन वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और उसके कारण स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, ठीक है। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, और नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पेस बिटवीन टू बेसेस ऑफ द विलाई इज कॉल्ड क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून। क्रिप्ट्स ऑफ लिवर, LIEVERKUHN। ये जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस है, उस पर जो ये विलाई है उसके बीच का जो स्पेस होता है वो क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन्स बोला जाता है, ठीक है। ये जो है ये भी म्यूकस से बना हुआ होता है, ये भी म्यूकस सेल से ही बना हुआ होता है। यहाँ पे जो ये बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी म्यूकस सेल से ही बना होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टोमक होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कि म्यूकस सेल से ही बना होता है, जो कि हमारे स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो म्यूकस सेल से ही बना हुआ होता है, ठीक है। इसको आपको नोट कर लेना है। इसलिए आपको कहा जाता है कि वीडियो पूरा देखें। कई बातें आगे पहले छूट जाती हैं जिसको बाद में याद आता है तो बता दिया जाता है, ठीक है। सो आप हमेशा वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके पास पूरी जानकारी हो, ठीक है। सो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि स्टोमक में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, तो वहीं गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। सो इस प्रकार यहाँ पर हमने डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, ठीक है। 4 पॉइंट इसके बारे में हमने नोट किया। अब इसी में आगे है फंक्शन ऑफ लिवर इन स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में लीवर का क्या रोल है, फिर उसके बाद पैंक्रियाज का क्या रोल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन में, वो भी पढ़ना है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।
क्योंकि अगर उसको इसमें पढ़ाया जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यदि आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से करें, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए साइंस का तैयारी अच्छे से करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।